नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, सर्दी ने सताया, किसानों को रुलाया। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से चिंता बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ रही है। इस समय निचले क्षेत्रों में गेहूं फसल के लिए बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पौधों के लिए बर्फबारी की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर जल्द बारिश नहीं होती है तो सूखे से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही सेब की पैदावार पर भी इसका असर पड़ेगा। बता दें कि राज्य में कुल कृषि क्षेत्र 6.21 लाख हेक्टेयर है और उसमें 2.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की जाती है और मौजूदा समय में कुल कृषि क्षेत्रफल के 51% में सिंचाई की सुविधा है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिक होने के बावजूद भी सिंचाई की सुविधा मात्र 12% क्षेत्र में है। पहाड़ों में खेती के लिए किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आधी जनवरी बीत जाने के बाद भी बारिश बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और मैदानी इलाकों में शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने फसलों पर मौसम के प्रभाव को लेकर जिलों से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसके साथ ही सरकार कृषि, बागवानी और फसलों पर बारिश बर्फबारी की कमी के असर का सर्वे कराने की भी तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जिलावार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास रिपोर्ट पर डालते हैं। सर्दी के मौसम में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के लिए लोग तरस गए हैं। पिछले 2.5 से 3 माह बीत जाने के बाद भी बारिश और बर्फबारी न होने से चिंता बढ़ गई है। पूरा प्रदेश इस समय कोहरे की चादर से ढका हुआ है, जिसका असर रेल और हवाई सेवाओं पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वाहनों की रफ्तार को भी इस कोहरे ने धीमा कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने शीत दिवस और घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 4 दिनों तक शीत दिवस जैसी स्थिति रहेगी। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार जिले में 16 दिसंबर तक घना कोहरा छाने के साथ साथ सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं उन्होंने अब तक बारिश और बर्फबारी न होने से कृषि पर इसके बुरे प्रभाव पड़ने की संभावना जताई है। जनवरी की हो गई है और देख रहे हैं कि पूरा अभी तक जो है ड्राई चल रहा है और पीछे भी दिसंबर और नवंबर में बात करें तो वहाँ भी हमको ऑलमोस्ट नीली एक्टिविटी है, बहुत कम एक्टिविटी मिल पाई है। तो अभी तक जो रेन या स्नोफॉल मिलने चाहिए थे वो सब मिले नहीं है नॉर्मल की अगर बात करें। हालांकि जब आप बात करते हैं कि पीछे के सालों में या सीजन्स में, तो ये आप देखिए कि जो पोस्ट मानसून सीजन है या विंटर सीजन है, इसके जो नॉर्मल रेन या स्नोफॉल एक्टिविटी वो है तो कम, उसका अगर ओवरऑल नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो कम है। तो जब कम है तो उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी ठीक ठाक जो है आप कह सकते हैं नॉर्मल के आसपास है, पीछे के सालों में देखें तो मिली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ रही है और इस समय निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल के लिए बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के पौधों के लिए बर्फबारी की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि जल्द बारिश नहीं होती है तो सूखे से गेहूं की फसल को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही सेब की पैदावार पर भी इसका असर पड़ेगा। इसमें 2.92 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की पैदावार की जाती है, जबकि बागवानी फसलों के अधीन 2.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। मौजूदा समय में कुल कृषि क्षेत्रफल के 51% में सिंचाई की सुविधा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिक होने के बावजूद भी सिंचाई की सुविधा मात्र 12% क्षेत्र में है। पहाड़ों में खेती के लिए किसानों को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, पहाड़ों पे तो आजकल मौसम का हाल आपको पता ही है, बिना बारिश का बहुत बुरा हाल है। बारिश नहीं हो रही है तो बहुत नुकसान हो रहे हैं हम लोगों के। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब बर्फ़ पड़ती है तो जो हम लोगों के जो बगीचे हैं, सेब है, जैसे खुमानी है, आड़ू है, तो
इन लोगों के लिए मतलब बर्फ अगर ना पड़ी तो वो सब बेकार है, और बर्फ पड़ती है तो उसमें जो है उसके जो निकलते हैं ना अंकुर बाद में, और उसमें जो फल जो बनते हैं उसका कुछ और ही बात है। इसलिए हम लोग तो बहुत निराश है इस बार। जहाँ तक पाला पड़ने की बात है, जो हमारे फल हैं उनमें लगभग अगर ज़्यादा ही पाला पड़ जाए तो 80% तक नुकसान देखा जाता है। जहाँ सब्जियों की बात करें तो उसमें 40 से लेकर 50% तक, और सबसे कम नुकसान हमारा गेहूँ और जई या चारे की फसल में होता है। गन्ने की फसल में भी 10 से लेकर 35% तक नुकसान पाले गिरने की वजह से हो सकता है। इस बार बारिश काफ़ी लेट है, बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हो रही है, तो किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी कुछ। जहाँ तक फसल के उत्पादन से संबंधित है, कोई भी क्षेत्र हो, पर्वतीय, मैदानी या कहीं अन्य क्षेत्र हो, यदि बारिश नहीं होती है तो निश्चित रूप से इसका नुकसान हमारी प्रकृति को पड़ता है, और फसल भी इससे वंचित नहीं है। फसलों के ऊपर भी बारिश न होने का कुप्रभाव देखा जा रहा है। कुल मिलाकर मौसम में आए बदलाव से राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां बारिश और बर्फबारी न होने से पर्यटकों में मायूसी है, तो दूसरी ओर सूखी ठंड से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में यदि जल्द बारिश और बर्फबारी नहीं हुई तो इसका असर गेहूं की फसल के साथ साथ सेब पर भी पड़ता नजर आएगा। साथ ही बारिश न होने से पानी की भी किल्लत आने की संभावना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ में आज कई सारे मेहमान होंगे, और देखिए जिस तरीके से लगातार बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है उत्तराखंड में, कहीं ना कहीं इससे फसलों का बड़ा नुकसान होगा, जिससे किसान अभी से परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि किसानों को राहत देने के लिए आखिर क्या इंतजाम सरकारों की ओर से किए जाते हैं। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हम देखें तो अभी भी कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय, जिसने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। डॉक्टर देव राघवेंद्र बद्री जी हमारे साथ में है, पर्यावरणविद हैं। और अंकित काला हमारे साथ में, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल अपनी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अंकित काला के साथ में, देहरादून से हमारे संवाददाता हैं। अंकित, मौसम की बात करें तो देखिए ठंडक भले ही बढ़ती जा रही हो, लेकिन इस सूखी ठंड के चलते कहीं ना कहीं किसान परेशान है, क्योंकि बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है। और ऐसे में जो फल, ये जो चीजें, जिन चीजों का उत्पादन ठंडी के मौसम में ही होता है, जिनके लिए बारिश बर्फबारी बहुत जरूरी होती है, उन फसलों को बहुत बड़ा नुकसान है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसी चीजें होती हैं, और गेहूं की फसल पर भी बताया जा रहा है कि बड़ा असर होने वाला है। और अगर बारिश नहीं हुई तो कहीं ना कहीं फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। इसके चलते किसान चिंतित है। और मौसम विभाग ने क्या कोई अभी तक संभावना जताई है आने वाले दिनों में बारिश होने की? करीम, आपने सही कहा। देखिए अमूमन इस समय जो पहाड़ है वो बर्फ की सफेद चादर से लदे रहते थे, लेकिन इस समय ना तो बर्फबारी कहीं दिख रही है और ना ही बारिश दिख रही है। अब आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित ही इसका जो असर है बर्फबारी ना होने की वजह से पर्यटन व्यवसाय को काफी पड़ रहा है गरिमा, क्योंकि पर्यटक इस समय मसूरी, चक्राता और जो नैनीताल, जो तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बर्फबारी को देखने के लिए आते हैं। तो निश्चित इसका बुरा प्रभाव राज्य की आर्थिकी पर भी पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ा प्रभाव जो है आने वाले समय में कृषि बागवानी को पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो 6.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो हमारा कृषि क्षेत्रफल है, उसमें बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से कहीं ना कहीं जो संकट के बादल हैं वो छाते हुए दिख रहे हैं। और करीबन 3 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो हमारी गेहूं की फसल है वो इस समय कहीं ना कहीं ख़राब होने की कगार पर है, क्योंकि अगर हम देखें गरिमा तो पूरे इस सर्दी के सीज़न में बारिश बर्फबारी जो है वो ना के बराबर हुई है, जिसकी वजह से इन तमाम फसलों को काफ़ी जो इनके ख़राब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। और कृषि विशेषज्ञों का तो ये भी कहना है कि अगर जल्द ही बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिली तो इसके बुरा प्रभाव जो है हमारी कृषि और बागवानी पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अभी इस समय बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं जताई गई है। अलबत्ता 16 जनवरी तक कहीं ना कहीं जो घना कोहरा है वो हमें परेशान करेगा, और हरिद्वार, उधम सिंह नगर ऐसे जो तमाम मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर घने कोहरे की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। यातायात में जो हमारी जो वाहनों की जो गति है उसको कहीं ना कहीं इस कोहरे ने धीमा किया है।
इसके साथ ही साथ जो हवाई सेवाएं हैं, रेल सेवाएं हैं, यहाँ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित ही चौतरफा इसमें दिक्कतें देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल बारिश और बर्फबारी के कोई असर नहीं है। और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में, गर्मियों के समय में, हमें एक और जहाँ पेयजल की दिक्कत हो सकती है, तो दूसरी तरफ जो फसलें हैं उनके खराब होने का भी चिंता बढ़ गई है। अब सरकार की तरफ से इन सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है गरिमा, और इसके बाद फिर सरकार सर्वे कराएगी और सर्वे के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का सबब जरूर बनता जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर मौसम में जो आने वाला परिवर्तन है ये चिंता का सबब बन रहा है और किसानों को खास तौर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में चलेंगे। सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, उनके पास भी जाएंगे। उससे पहले पर्यावरणविद हैं हमारे साथ में देव राघवेंद्र बद्री साहब। बहुत स्वागत राघवेंद्र जी आपका। राघवेंद्र जी, गेहूं की फसल पर बहुत बड़ा असर होगा। कई सारी ऐसी फसलें हैं जो उत्तराखंड में होती हैं खासतौर पर, या जिनके लिए बारिश फिलहाल बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है आपको, कब तक बारिश हो सकती है? और अगर अभी तक, क्योंकि ठंड देखिए बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है। एक तरफ पर्यटकों को इंतजार है, किसानों को इंतजार है कि ये बारिश हो, क्योंकि उनकी फसल पर आई हुई है। क्या वजह है? क्या इसके कोई हमने गलती की है प्रकृति के साथ? क्योंकि छेड़छाड़ होती रही है, हमने देखा है, और कहीं ना कहीं प्रकृति जब उसका जवाब देती है तो वो मानव पर भारी पड़ता है। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गरिमा जी, और पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बारिश की जरूरत इंसान और फसल को ही नहीं बल्कि पूरी धरती को इस बार, और पूरे हिमालय को बारिश का इंतजार है। क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण जो हिमालय है, और हिमालय को वाटर टैंक कहा जाता है, पूरे देश का जो वाटर टैंक वो हिमालय है। क्योंकि बारिश होती है, बर्फ गिरती है और हिमालय में ग्लेशियर जमते हैं, और ये ग्लेशियरों के बर्फ के जमने का समय है जहां पर बर्फ गिरनी चाहिए थी। और ग्लेशियर जो है इस टाइम पे जो बर्फ है उसको कलेक्ट करते थे और ग्लेशियर फॉर्मेशन होती थी। लेकिन पूरे ग्लेशियर खाली हो रखे हैं, पूरी हिमालय की पहाड़ियां खाली हो रखी हैं। तो आने वाले मार्च अप्रैल में क्या हाल होगा? इन जो नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं और पूरे उत्तराखंड से वो नदियां मैदानों की तरफ जाती हैं, उन नदियों में पानी की कमी आई है। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट भी है, और इस पर कई चर्चाएं हुई हैं, कई रिपोर्टें आई हैं। तो इसका पूरा जो असर है वो इसका पूरा असर हिमालय ही नहीं बल्कि पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। दूसरी, अगर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिक जो आकलन है वो ये कह रहा है कि इस बार एल नीनो इफेक्ट हुआ है। यानी कि एल नीनो जो इफेक्ट है ये समुद्र के तापमान से संबंधित है। क्योंकि समुद्र का जो तापमान है वो गर्म हो गया है, उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म हो गया है, जिसका इफेक्ट हमारे मौसम पे पड़ रहा है। और बारिश होने के लिए हमारी हवा में आर्द्रता की आवश्यकता होती है। हमारी हवा में आर्द्रता की कमी आ गई है। आर्द्रता क्योंकि एल नीनो इफेक्ट है तो उसके कारण आर्द्रता में कमी आ गई है। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है। हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अभी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आगे हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा खतरा है वो हमारे हिमालयन बेल्ट पे पड़ रहा है। चाहे हम खाली उत्तराखंड पे इसका असर नहीं पड़ रहा है, हिमाचल भी अभी झेल रहा है कि हिमाचल में भी बारिश नहीं हो रही है। पूरा कश्मीर झेल रहा है, कश्मीर में भी गुलमार्ग में बर्फ नहीं पड़ी है। इस टाइम पे वहां पे बर्फ से लबालब रहता था। और उत्तराखंड की तो बात ही मत कीजिए कि अभी जिस केदारनाथ में, बद्रीनाथ में 5 से 6 फुट बर्फ होनी चाहिए थी, वहां पे 1.5 से 2 फुट बर्फ है। तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ये फसलों से लेके इंसानों के स्वास्थ्य से लेके और हमारी जो फसलें हैं उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट की तरफ हमें संकेत हो रहे हैं, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट हो रहा है। क्योंकि जिस सर्दी में बारिश होती थी, बारिश होने के कारण हमारी धरती में नमी आती थी, हमारे एटमॉस्फेयर में नमी का संचरण होता था। लेकिन यहाँ पे ड्राइनेस हो रखी है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों को कोल्ड हो जा रहा है, फ्लू हो जा रहा है। और पाला अधिक पड़ने के कारण, क्योंकि बारिश नहीं आएगी तो पाला पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो पाला पड़ने के कारण हमारी फसलें जल रही हैं।
तो ठीक इसका है। सीधा सीधा असर हमारे ह्यूमन इकोलॉजी से लेके हमारे फौना फ्लोरा और तमाम जो हमारी फसलें होती है उस पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल, आने वाले वक्त के लिए एक चिंता का विषय। और देखिए ये तो एक बड़े स्तर की बात आपने विस्तार से बताई राघवेंद्र जी, लेकिन फिलहाल की वर्तमान की ही अगर बात करें तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बहुत ज्यादा आ गई हैं, क्योंकि उनका जो जीवन यापन है वो उनकी फसलों के ही आधार पर होता है। तो उनके लिए बड़ी चिंता की बात है। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। सत्यवीर जी, मैं चाहती हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसानों की फसल तबाह होती है तो सरकार ने क्या तैयारियां की है? क्योंकि वर्तमान में अभी फिलहाल बर्फबारी से पटे होते थे पहाड़, बर्फ से पटे होते थे, लेकिन पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। बर्फबारी ना के बराबर देखने को मिल रही है और बारिश के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि किसानों को अगर नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ता है उन चीजों को। काजोल जी, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो बड़े ही चिंता का विषय है। पहली बार मैंने भी अपने जीवन में सत्यवीर इस जी मैं प्रकार आपके से साथ बहुत ही गरिमा जटिल हूँ। सत्यवीर जी मैं गरिमा आपके साथ में हूँ। क्षमा चाहूंगा। गरिमा जी, मैं भी एक किसान जी। परिवार से ही बिलोंग करता हूं। बड़ी जटिल परिस्थिति इस समय मौसम ने ले रखी है, और खासकर जो सर्दियों में जो बारिश भी होती थी हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती थी, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा तब बारिश का रुख होता था। मगर इस बार कोई भी इस प्रकार का चक्र देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक सभी जो हमारे जितने भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर से जुड़े हो चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हो, सभी से समन्वय बनाया हुआ है कि क्या परिस्थिति है। खुद मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था जहां हमारी किसानी बड़े स्तर पर होती है। वो इस बार की जो फसलें हैं उसमें उस प्रकार का रंग नहीं देखने को मिल रहा, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे प्याज की हो, चाहे हमारे ये सोयाबीन है, चाहे हमारे मटर की फसलें हैं, चाहे आपके ये लहसुन हो, चाहे ये जो अभी सब्जियां है, वो इस बार की जो फसलें हैं वो उसमें कुछ इस प्रकार से दिख नहीं रहा कि भाई वो रंगत जो होती थी कि भाई जो अलग से ही दिखती थी कि जिस खेत मतलब जो बोलते हैं कि सुनहरा हो गया है। काफी जटिल परिस्थिति में है, मगर सरकार फिर भी क्योंकि देखो जो फसलें जो हो सकती है, जो बेहतर फसलें होती है खासकर पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होते हैं, वहां पे तो खासकर की मौसम आधारित ही फसलें मौसम पे आधारित रहती है। जो फसलें होती है ज्यादातर इस वहां पर, और बहुत कम पानी की व्यवस्था हो पाती है। तो इस समय बड़ी जटिल व्यवस्था है। सरकार उस पर ध्यान अब सरकार भी देखो हर तरफ से पहल कर रही है कि भाई किस प्रकार से इस परिस्थिति से निपटा जाए। और ये जो अभी इसके साथ साथ एक और समस्या और है गरिमा जी, जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट है उन्होंने भी बोला कि जो तमाम तरह की बीमारियां भी रुख ले रही है, किसी को कोल्ड हो जा रहा है, किसी को सीवियर कोल्ड हो जा रहा है। तो ये सीजनल जो बीमारियां जो रुकती थी वो इन्हीं जो होता था कि बारिश होती थी उससे रुक जाती थी। अब बारिश, मैं भी अपने जीवन, मैंने आपको पहले ही कहा कि जीवन काल में पहली बार देख रहा हूं कि हमारा नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, मिड ऑफ जनवरी हम बैठ गए हैं। हाँ। और बारिश कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो ये बड़ी जटिल मौसम ने अभी रुख ले रखा है और सभी के लिए चिंता का विषय है, आम जन से लेकर सरकार तक के लिए बिल्कुल देखिए चिंता का विषय है। और देखिए किसानों के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा भी हो सकती है, क्योंकि हम जिस तरीके से देखें, और ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि हम सबको भी सोचना होगा कि आखिर पर्यावरण में ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। अंकित के पास एक बार फिर से आते हैं, उसके बाद राघवेंद्र जी के पास जाएंगे। अंकित, किसानों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? उनकी फसलों की कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर बड़ा असर पड़ सकता है, जिनके बारिश न होने के चलते जिन पर बड़ा नुकसान हो सकता है? बताया जा रहा है कि सेब की फसल भी होती है, उत्तराखंड में कई जगहों पर सेब का भी उत्पादन होता है, तो वहां पर भी अगर बारिश नहीं होती है, बर्फबारी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो फसल भी तबाह हो सकती है। अंकित अनम्यूट कीजिए। अंकित, आवाज नहीं आ रही आपकी। अंकित, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। अंकित के साथ ही बता दें कि हमारे साथ में रामगोपाल भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। रामगोपाल, आवाज मिल रही है आपको? रामगोपाल, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी रामगोपाल, देखिए बारिश बर्फबारी ना होने के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है।
क्या कुछ अपडेट है? क्या मौसम विभाग की ओर से कोई अपडेट मिला है कि आखिर क्या संभावनाएं बारिश होने को लेकर या बर्फबारी होने को लेकर जताई जा रही है? क्योंकि ये वो वक्त है जब काफी हद तक बर्फबारी हो रही होती थी। नए साल के मौके पर ही बर्फबारी की शुरुआत हो जाती थी। बड़ी संख्या में पर्यटक भी जाते थे, किसानों के भी चेहरे खिल जाते थे क्योंकि उनकी फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होती थी। लेकिन अब इस बार ये न होना कहीं ना कहीं किसानों के माथे पर चिंता के लकीरें लेकर आ रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके हाँ। से लगातार आज से लगभग 15 दिन तक जो ठंड का कहीं ना कहीं प्रचंड रूप जो है लोग झेल रहे हैं, उसके बाद आज जरूर कुछ टाइम के लिए सूरज की किरणें जरूर पड़ी हैं, उनसे जो लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन खेतीबाड़ी करने वाले जो किसान हैं वो परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि रबी की जो फसल होती है वो कहीं ना कहीं यदि ठंड से जो उनकी रिकवरी है, कहीं ना कहीं वो उस रिकवरी औसत जो है काफी ठीक ठाक जो है किसानों पर पड़ता है, यानी कि फसलों पर दिखाई देता है। तो उसको साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार बारिश नहीं हुई है, उस बारिश को लेकर के किसान भी चिंतित है, क्योंकि फिलहाल जो है अपने ट्यूबवेलों से ही जो है किसानी जो पानी है वो देने के लिए मजबूर हैं। तो एक प्राकृतिक की जो चीजें होती हैं, जिस तरीके से बारिश ना होना, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंता की लकीरें जरूर खड़ी हो रही हैं, क्योंकि काफी परेशानी का सबक भी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बारिश नहीं हुई है और कल मकर संक्रांति और आज लोहड़ी के पर्व को लेकर के जिस तरीके से लोगों में एक उत्साह, यानी कि पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस तरीके से जो पर्व पे जो बारिश है कहीं ना कहीं वो देखने को मिलती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लोग आस भी लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से बारिश नहीं हुई है वो एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि इससे किसानी के साथ साथ में कई अन्य जो फसलें हैं उन पर प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। जी गरिमा। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल सर्दी ने सताया है और किसानों को रुलाया है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं और इंतजार उस पल का है जब बारिश बर्फबारी से कहीं ना कहीं किसानों की चिंता खत्म होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे, लौटते हैं। आप देख रहे ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि सर्दी के सितम ने एक तरफ लोगों को रुलाया है, लेकिन बारिश बर्फबारी न होना कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा रहा है। खासतौर पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए डॉक्टर अशांक एरन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभी विशेषज्ञ हैं। अशांक जी, बहुत स्वागत आपका भी। अशांक जी, क्या वजह है कि आखिर बारिश बर्फबारी इस वक्त तक नहीं हो रही है? क्या छेड़खानी प्रकृति के साथ में हुई है? अभी हमारे साथ में पर्यावरणविद भी हैं राघवेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देखिए, वो बिल्कुल सही है। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है, और ये जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और इससे इनकी मात्रा एनवायरमेंट में बढ़ रही है, और उनके बढ़ने की वजह से ये एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरमेंट हम देख रहे हैं, यानी कि सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। तो कहीं ना कहीं ये जो सब कुछ हम चेंज देख रहे हैं और इसके बाद हम लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें जो पूरा का पूरा सहयोग है वो ग्रीनरी को कम करना, यानी कि जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों की कटाई, और ये ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना जो कि पॉल्यूशन की वजह से मेनली होता है। तो यही कारण है इसका, कोई और कारण नहीं। ये सब क्या पा रही है, लेकिन यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर जल्द अगर बारिश नहीं हुई तो फसल तबाह हो जाएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान परेशान नजर आ रहे हैं। और कई सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर खास तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किसान परेशान हैं। एक तरफ बारिश बर्फबारी न होने से उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, और अगर किसान की फसल तबाह होती है तो किसान के लिए एक बड़ी समस्या होगी। अंकित, आवाज मिल पा रही है आपको? अंकित,
जी गरिमा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, अंकित के पास जाएंगे। अंकित, देखिए यही चीज निकलकर सामने आ रही है कि बारिश बर्फबारी नहीं हुई तो किसान परेशान होंगे। इसके साथ ही कई सारी और भी चीजें हैं। उत्तराखंड को हम पर्यटक प्रदेश भी कहते हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है, पर्यटकों के चेहरे पर भी मायूसी छाई हुई है। नए साल के मौके से बर्फबारी शुरू हो जाती थी तो कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के लिए भी नुकसान की खबर है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, इस समय उत्तराखंड जो कि 11वां हिमालय राज्य है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक आते हैं, और हमारे उत्तराखंड राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन आधारित है। तो निश्चित ही इसे जिस तरीके से पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बर्फ के दीदार नहीं हो रहे। अमूमन दिसंबर के महीने से हम देखते थे कि जो तमाम जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती थी, और पर्यटक बड़ी दूर दूर से आते थे। कई कई दिनों की जो होटल में जो बुकिंग्स थी वो फुल रहती थी। तो लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो इस समय कहीं ना कहीं जो पर्यटक है वो नदारद हैं। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में जो स्थानीय पर्यटक हैं वो जरूर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो पर्यटक हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पर्यटकों में मायूसी इस वजह से भी है क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई है। अगर यदि बर्फबारी होती तो इस समय अच्छा खासा जो कारोबार है वो इस शीतकाल के समय हमारे उत्तराखंड राज्य को देखने को मिलता। तो निश्चित ही इसका एक तरफ जहां कृषि किसानी पर इसका बुरा प्रभाव है, तो दूसरी तरफ हमारे आर्थिक को भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। और निश्चित ही अगर ये समाज अगर जल्द ही पर्यावरण के प्रति हमारी अगर सोच सकारात्मक नहीं हुई तो ये आने वाले समय में और भी खतरा पैदा कर सकता है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक खतरा जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। पर्यावरणविद हमारे साथ में है राघवेंद्र जी, उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र जी, आने वाले वक्त में ऐसी समस्याएं दोहराए ना, एक बार फिर से इस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए अभी से इंसानों को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये समस्या एक बहुत बड़े स्तर की समस्या है। आपने कहा ना कि ग्लोबल वार्मिंग पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए आने वाले वक्त में भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता लेकर आएगी। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, अगर आप ये भी बताना चाहें। देखिए गरिमा जी, अभी आपके जो रिपोर्टर हैं, बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक बात को उठाया कि अभी इसका प्रभाव जो है यहाँ के कारोबार पे पड़ा, यहाँ के पर्यटन पे पड़ा। बिल्कुल पड़ा, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हमने कभी प्रकृति की चिंता की ही नहीं। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते, एक पर्यावरण विशेषज्ञ होने के नाते मुझे कहना पड़ रहा है कि हमने पर्यावरण की चिंता नहीं की। क्योंकि हमारे हमारे भारत में ऐसा होता है कि हम क्या होता है ना कि हमें पानी मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि फ्री में मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हम सोचते हैं फ्री में मिल रहा है। हमारा ग्रीन कॉरिडोर की दिशा में कोई कदम ठोस नहीं देखने को मिलता है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो डैम बन रहे हैं, बड़े रोडें कट रही हैं, वो रोडें कट रही हैं तो साथ में पेड़ भी कट रहे हैं, और उसका प्रभाव हमारे एनवायरमेंट पे पड़ रहा है, वहां के लोकल इकोसिस्टम पे पड़ रहा है। क्या वो रोडें कटती हैं उसके बाद प्लांटेशन होता है? आपको पता है कि पेड़ इस धरती के लंग्स है। पेड़ होने से इस पृथ्वी पर जीवन हुआ है। पेड़ सिर्फ फल ही नहीं देता है, पेड़ पानी का संरक्षण करता है, पेड़ ऑक्सीजन देता है, और पेड़ लोकल क्लाइमेट को बनाता है। इसको कहते हैं लोकल क्लाइमेट, यानी कि जहां ज्यादा फॉरेस्ट होगा, जहां ज्यादा घने वन होंगे, वहां बारिश होगी। क्योंकि जो कंडेंसेशन है वो वहां ज्यादा होगा, क्योंकि जो बादल हैं वो आर्द्रता की तरफ जाएंगे। जहां मॉइस्चर होगा, जहां नमी होगी, तो नमी तो तभी होगी जब पेड़ पौधे होंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण हमने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग हुई, जो तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने में कार्बन ने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है। और इस तापमान का, क्योंकि अगर हम आईआईटी की रिपोर्ट देखें, इसरो की रिपोर्ट देखें, तमाम जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं, उन्होंने अपने रिसर्च में लिखा है कि 1.0 डिग्री जो है हिमालय का टेम्परेचर बढ़ा है। 1.0 डिग्री हिमालय पे असर पड़ा है और वहां के तापमान में वृद्धि हुई है। और आप सोच सकते हैं, हम वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य की चिंता को लेके भी बात करें, क्योंकि अगर ग्लेशियर नहीं वो एक विस्तृत रूप से बातचीत होगी। जमेगी तो हम कृषि क्या कि जीवन पे आ जाएगी बात। हमारे लिए पानी की व्यवस्था कहां से होगी? दूसरी बात, अगर हम उत्तराखंड हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर कृषि पर सबसे बड़ा इफेक्ट इसलिए भी पड़ा है क्योंकि हम सीढ़ीनुमा खेत यहाँ पे कृषि करते हैं। हमारे जो कृषि पैटर्न होता है, कंट्यूर पैटर्न इसको बोलते हैं। और पानी हम जमा करते हैं, जब बारिश आती है उसके बाद किसान पानी जमा करता है। और जो छोटी छोटी जल धाराएं होती हैं जिससे किसानों के खेत में पानी आता है, उसको स्ट्रीम बोलते हैं। तो जब बारिश नहीं होगी तो जो लोकल स्ट्रीम है उसमें पानी नहीं होगा, तो जब बिना पानी के तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है।
और इसका असर सिर्फ फसल पे ही नहीं पड़ रहा है, टूरिज्म पे ही नहीं पड़ रहा है, जो हिमालयन फ्लोरा है, जो हिमालयन औषधि है, जो हिमालय में होने वाले पेड़ पौधे हैं, इन पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि स्नोफॉल नहीं हो रहा है। बिना स्नो के वो पौधे जीवित नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो हिमालय की बायोडायवर्सिटी है उस पर भी इसका असर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है। तो मुझे ठीक लगता है। है कि हमें अब इन्वायरमेंट संरक्षण की दिशा में प्लांटेशन करना पड़ेगा, वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा, और जो अपनी आवश्यकताएं हैं इनको हमें लगाम देना पड़ेगा। मेटेरियलिस्टिक न होके नेचुरलिस्टिक होना पड़ेगा। ठीक है, साफ तौर पर इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा। शायद इसके बाद ही हम इस बड़ी समस्या से बच सकते हैं। हमारे साथ में सत्यवीर जी भी हैं। सत्यवीर जी, देखिए, बहुत ठीक तरीके से उन्होंने इस बात को समझाया है कि आने वाले वक्त में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हम एक बहुत बड़ी समस्या के लिए तैयार रहें। और देखिए, ये चीजें ना होने पाए, इन सब में कहीं ना कहीं सरकार की एक विशेष भूमिका होती है। जो लापरवाही लोग बरतते हैं उसके लिए कोई भी वजह हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही उसके लिए कोई एक विशेष व्यक्ति या कोई एक विशेष इंसान जिम्मेदार है। अगर किसी भी स्तर पर गलती हुई तो उसको सुधारने की वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर प्रकृति के साथ भी कोई खिलवाड़ हो रहा है तो इसको बेहतर कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसमें हम सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। शायद तभी हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। जी गरिमा जी, हाँ। कुल मिला के हमारी जो बहस आगे पहुंची है वो टोटल ग्लोबल वार्मिंग पे पहुंच गई है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने बहुत पहले से ही पूरे विश्व को सचेत किया था कि हम एक दूसरे से ग्लोबली कनेक्टेड है। अगर कोई देश इस पे अगर कोई काम करने को तैयार नहीं है तो आने वाले समय में उसी को नहीं उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अन्य देशों को भी इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमने पहली बार देखा कि 1990 के दशक में 1990-91 के बीच में पेरिस के कोपेनहेगन में पहली मीटिंग होती है एनवायरनमेंट को लेके, जब भारत कहता था कि भाई पूरा विश्व एनवायरनमेंट पे ही खड़ा हुआ है। तब इस बात को हमें अज्ञानी के रूप में हमको प्रस्तुत किया जाता था पूरे विश्व में। मगर आज देखिए कि भारत की इस बात को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होती है कि एनवायरनमेंट पे आधारित ही सारी गतिविधियां संचालित है, चाहे मानव की हो, चाहे पशु की हो, चाहे अन्य गतिविधियां हो। तो आज हम जब बैठ के बातें कर रहे हैं कि हम इस ना जनवरी, ना दिसंबर, ना नवंबर में बारिश नहीं दे पाए, ना बर्फ देख पाए, वास्तव में इसका बहुत ही प्रतिकूल असर हम पे पड़ रहा है, चाहे सेहत पे हो, चाहे फसल की सेहत पे हो, चाहे हमारी आम जन की सेहत पे हो। उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। फिर भी भारत ने जो अपनी जब भी भारत ने नेतृत्व किया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कहा है कि हमें कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को आधुनिक रूप में ढालना चाहिए, मगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए। मैं मानता हूं नहीं, कि देखिए, गवर्नमेंट, आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ठीक तौर से आपकी बात से सहमत हूं। इस बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सहभागिता आम लोगों की बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चीज से हम तभी लड़ पाएंगे। सरकारें इसके लिए अपने नियम कानून बना सकती हैं, लेकिन उसमें सहभागिता हमारी आपकी जरूरी होगी। नहीं लगता सत्यवीर जी इसके लिए कि आम जन को भी आगे आना होगा, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, शायद उस पर उस तरीके से बात नहीं की जा रही है। एक इंडिविजुअल नागरिक के तौर पर हमारी आपकी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखें, सुरक्षित रखें और आने वाले वक्त के लिए बेहतर बना सकें। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने गंभीर विषय पे चर्चा की है। विषय आपने कहा कि जन सहभागिता, वास्तव में भारत का जो मूल रहा है वो जन सहभागिता रहा है। चाहे आप स्वतंत्रता आंदोलन में देख लीजिए, चाहे किसी भी गतिविधि में देख लीजिए, जब भारत एकजुट खड़ा हुआ है तो उसने जो भी समस्या आई उसका समाधान निकाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में चुन के आते हैं, उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा है। अभी भी हमें बहुत कुछ काम करना है। स्वच्छ भारत की बात इसलिए कहता हूँ, हमारी नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं जो कि बड़ी नदियों को टच करती है, जो कि उनकी सहभागिता में आगे बढ़ती है। आप देखिए कि उनमें कितना गंदगी डाली जाती थी, कितना उसमें आज मैं कहूंगा सबसे बड़ी समस्या आज पॉलिथीन की है, उसको वेस्टेज की समस्या है। उसके लिए भी सरकार आगे बढ़ के काम कर रही है। हमें जब तक हम अपने आसपास की चीजों को नहीं सही करेंगे तो हमें ये जो इस समय का जो असर है ये छोटा मोटा असर नहीं है, ये बहुत बड़ा असर है गरिमा जी, जो हमें देख रहे हैं। इससे बहुत नुकसान हुआ है, चाहे फसल बागवानी की देख लीजिए, चाहे आप पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जो है सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। मैं पहाड़ से ही बिलोंग करता हूं, अभी होके आया हूं, तो बहुत वहां की फसलों में ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ 10-15 दिनों में नहीं आता है तो बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई हमें ग्लोबली जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उसमें सरकार जो नीचे तक जा रही है। अभी एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपनी मन की बात में कहा कि जो अमृत सरोवर है वो खासकर की पहाड़ों में ज्यादातर वो सरोवर ज्यादातर काम आ रहे हैं।
जैसे उन सरोवरों को बनाना बरसात के मौसम में कि वो पूरे भर जाते हैं, फिर उसका रिसाव होता है, नीचे धीरे धीरे होके जाता है। उससे मैं खासकर कि जो हमारा एरिया है, चक्राता वाला एरिया है, मैं उस बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि जब वहां अमृत सरोवर बने, काफी कुछ उसके अच्छे परिणाम निकले हैं कि भाई जो स्रोत पहले सूख चुके थे, उन स्रोतों में भी पानी देखने को मिला है, हरियाली देखने को मिली है, और लोग उसको बाद में उसको यूज कर रहे हैं, चाहे अपने मवेशियों के लिए यूज कर रहे हैं, अपने खेतों में यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत काम करने की आवश्यकता है। इस समय जो स्थितियां हैं, ये हम बहुत चिंताजनक स्थिति है कि तमाम तरह की गतिविधियां, हमारे सारे की सारी गतिविधियां होती है जो वो मौसम आधारित बारिश पे ही होती है, और उससे जो फसलें होती है उसका रंग अलग ही होता है। उसमें जो उसकी जो कल्चर भी देखोगे उस फसल का, तो आपको अलग ही कल्चर दिखाई देता है, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। अगर 10-15 दिन में नहीं होती है तो बहुत ही गंभीरता का विषय है। और मैं किसान परिवार से हूं, इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से भी कह रहा हूं कि हमारा जो जीवन भी है, और भारत जो है भी किसान देश के नाम में जाना जाता है, किसान प्रधान देश के नाम में जाना जाता कृषि है। प्रधान आज देश। हम अगर हम जो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीतिक विषय में हटके कहना चाहूंगा, जो अभी हम जो कोविड के समय से हम जो राशन भी जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो निःशुल्क राशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो किसान के माध्यम से ही, कि हमारा किसान इतना फसल उगाता है, उसको सरकार लेती है, उसके बाद उनको दे रही है। वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि भाई उसको इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना पड़ा। अगर ये नहीं होता है तो उस पर भी मुझे लगता है कि काफी कुछ असर पड़ेगा। और ये यही नहीं, विश्व भर में ये समस्या देखने को मिल रही है। और मैं देहरादून के अंदर बैठा हूं, तो एक चीज और आपको गरिमा जी बताना चाहता हूँ, जो ठंड यहाँ पर पड़ रही है वो दिल्ली में वैसी ठंड पड़ती थी, क्योंकि जो दिल्ली में जो ठंड पड़ती है वो टोटली एनवायरनमेंट इफेक्टली पड़ती है। वहां पे कोई ऐसा, वहां पे जो धुंध जो आती है वो सारा का सारा पॉल्यूशन की, वो स्थिति देहरादून के अंदर आ रखी है। वो यहाँ की जो ठंड है वो चुभन वारी हो रही है। यहाँ नहीं तो मौसम इतना क्लियर होता है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। जिस दिन बादल आते हैं तो बादल होता है, कोहरा नहीं होता। वो कोहरा अगर आता भी तो बहुत जल्दी छट जाता है। मगर यहाँ भी ये बड़ी समस्या का ये अभी चिंताजनक विषय बना हुआ है गरिमा जी, हम सभी के लिए, कि भाई किसान की फसलें और हमारा स्वास्थ्य और हमारी गतिविधियां, सब पे सारा का सारा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये जो 2-3 महीने होते हैं, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें पहाड़ के किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि आपकी उत्तरकाशी वाली बेल्ट, पिथौरागढ़ वाली बेल्ट, देहरादून वाली डिस्ट्रिक्ट, देहरादून वाली अल्मोड़ा, और ये नैनीताल, आपका चमोली, बद्रीनाथ वाली जो बेल्ट है, इधर टोटल जो सेब होता है वो केवल इसके ऊपर आधारित होता है कि कितनी बर्फ पड़ेगी। क्योंकि सेब बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो उसके जो पत्ते होते हैं, वो उस पे धूल का अगर कण चले जाता है तो उसकी फसलें वैसी ही कम हो जाती है। तो ये बड़ा हमारे लिए अभी गंभीरता की और चिंता की विषय है कि भाई नहीं हो रहा है। सरकार के हाथ में भी इस विषय में देखो है नहीं कि कब बारिश होगी कब बारिश नहीं होगी। मगर हम चाहते हैं कि जल्दी, हम सभी चाहते हैं, जो हम यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं या जो भी सभी चाहते हैं कि भाई हम बारिश जल्द से जल्द हो, जिससे तमाम गतिविधियां हैं जो संचालित हो सके। ठीक है, हमारे साथ अंकित है, एक बार फिर से अंकित के पास जाते हैं। अंकित, मौसम विभाग ने अब तक कोई अनुमान ऐसा नहीं जताया है कि जिसमें बात सामने आ रही हो कि आने वाले वक्त में अभी कुछ दिनों के अंदर बरसात हो सकती है। ऐसे में किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, व्यापारियों के क्या प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या भी धीरे धीरे कर कम होने लगी है। नए साल के मौके पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे थे, लेकिन अभी बर्फबारी न होने के चलते सभी वापस आ गए और इसके साथ ही अभी नए पर्यटक भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या प्रतिक्रिया है उन लोगों की? बिल्कुल गरिमा, देखिए बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो किसानों और व्यापारियों को हो रही है। कुछ एक किसानों से हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा व्यापारियों का पहले ये कहना है कि जो दिसंबर का महीना था, जिस समय क्रिसमस का समय था 25 दिसंबर, और उसके बाद फिर नए वर्ष का समय था, तो यहाँ पर जो बुकिंग थी वो अच्छी थी। तमाम जो होटल कारोबारी थे उनके चेहरे खिले हुए थे। अब जो जनवरी का महीना आता है गरिमा, इस समय जो अधिकांश जो पर्यटक है वो बर्फबारी और इस मौसम के का दीदार करने के लिए आता है। तो इस समय जो तमाम जो होटलों की बुकिंग है वो इस समय खाली पड़ी हुई है। तो निश्चित ही होटल कारोबारी की मायूसी को समझा जा सकता है। इसके अलावा कहीं न कहीं राज्य की आर्थिकी, जो कि पर्यटन पर ही निर्धारित है, ऐसे में उसकी आर्थिकी पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी बात आपने किसानों की कही, देखिए किसान पहले ही परेशान है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो गन्ना किसान इस समय गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। और इन सब के बीच में अब जो तमाम और किसान भी हैं वो भी लगातार इस बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से परेशान है।
ऐसे में जो तमाम जो फसलें हैं उनके खराब होने की चिंता बढ़ गई है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई जो है वो सरकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर कम से कम एक हफ्ते के भीतर या एक हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में अगर बारिश और बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है तो निश्चित ही इस बार जो सेब की फसल है वो उस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा जो गेहूं ठीक की है। फसल है, जो हमारे इस समय जो सीजनल जो सब्जियां हैं, इस पर भी इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर पड़ेगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में एक तरफ महंगाई का डर है तो दूसरी तरफ जो तमाम जो खाद्य उत्पाद है उन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और तीसरी बात ये है कि अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है गरिमा तो जो ग्रीष्मकाल का समय होगा, गर्मियों का समय होगा, उस समय पेयजल का संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है क्योंकि बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल जल इस पर स्रोत राघवेंद्र जी से विस्तार से जानते हैं कि देखिए हमने ये भी बात कर ली कि हमें राघवेंद्र जी हमें क्या नहीं करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में ये जो समस्या है ये बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान ना करे। लेकिन अगर ये आ रही है जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी देखिए जनवरी का काफी हद तक आधा महीना बीतने को है और अभी तक बारिश बर्फबारी नहीं देखने को मिल रही है, अगर ये होता है आगे भी इस तरीके से, क्योंकि अभी भी आने वाले वक्त में कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है, तो क्या क्या समस्याएं हैं जो लोगों के सामने और ज्यादा आ सकती है? जैसे अंकित ने अभी कहा कि पेयजल की समस्या भी बढ़ जाएगी। जी गरिमा जी, रिपोर्ट हम सबके सामने है और हम अभी वाटर क्राइसिस के दौर में आ चुके हैं, ये सब लोग जानते हैं। हमारे नेचुरल स्रोत थे जो मीठे पानी के स्रोत होते हैं ना, अगर हम पीने के पानी की बात करें तो 0.1% जो है पूरे पृथ्वी में पानी पीने योग्य है और वो पानी आइस कैप में है और जो वाटर स्ट्रीम्स है जो हिमालय से ग्लेशियर से निकलती है उसमें है और जो हिमालयन फॉरेस्ट से निकलती है उससे है। तो अगर बारिश नहीं होगी, अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है कि भाई ग्लेशियर में बर्फ नहीं जमेगी, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। जितनी अगर हम माँ गंगा की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर की बात करें या जो मंदाकिनी ग्लेशियर है या जो भागीरथ और सतोपंत ग्लेशियर है जिससे उत्तराखंड की बड़ी बड़ी नदियां निकलकर पूरे भारतवर्ष को पानी पोषित करती हैं और पूरे भारतवर्ष का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ये बड़ी बड़ी नदियां जब उत्तराखंड से बह के मैदानों की तरफ जाती हैं तो वहां का जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है, तो इसमें विघटन आएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर स्नो अभी नहीं पड़ती है, स्नो शिफ्टिंग होती है, यानी कि अगर वो मार्च अप्रैल में गिरेगी तो एवेलेंचेस आएंगे हिमालय में, क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाएगा, सन अपनी स्टेट में आ जाएगा, गर्मी होगी तो उस सीजन में अगर स्नो फॉल होगा तो आप बताइए कैसे वो स्नो हमारे हिमालय के ग्लेशियर में चिपकेगा और फिर स्थिति आएगी एवेलेंचेस की, जो हमने पिछले साल देखा कि केदारनाथ में कपाट खुलते टाइम स्नोफॉल हो रहा था अप्रैल में और उसके जो इफेक्ट थे कि वो स्नो टिक नहीं पा रही थी और एवेलेंचेस आ रहे थे, कई यात्री उसमें मर गए, कई यात्रियों को प्रॉब्लम हुई, कई दिन तक यात्रा जो है वो बाधित करनी पड़ी। तीसरा यह है कि हमारा जो फ्लोरा है, मैंने अभी वनस्पति की बात की जिन पे फ्लावर मार्च अप्रैल मई में आना चाहिए, तो गर्मी होगी, बारिश नहीं होगी तो वो तापमान बढ़ रहा है तो वो फ्लावर पहले ही हो जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं प्री मिच्योर स्टेज ऑफ फ्लावर। तो उसमें जो प्री मिच्योर स्टेज है वो फ्लावर, उसमें फल नहीं बन पाएगा, उसमें सीड नहीं बन पाएगा, तो ये एक प्रकृति में विघटन आएगा, यानी कि स्पीसीज में विघटन आएगा। इसका तमाम जो खतरा है हमारे इकोलॉजिकल, अगर हम बात करें इकोनॉमिक की बात करें तो प्रकृति में जब चेंजेस आते हैं ना तो इसका प्रभाव तमाम चीजों पे पड़ता है, हमारी आर्थिकी पे पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है और हमारे जो जन और जीवन है, जो हमारी फसलें हैं जिनसे हमें खाद्य सामग्री मिल रही है उस पे पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जो पानी के खतरे हैं, तो ये जो स्कीमें अभी सर चौहान जी बता रहे थे, अमृत सरोवर है, ये इस तरीके की स्कीमें हैं, तो अब हमें कदम बढ़ा लेने चाहिए कि हम अब जल संरक्षण की दिशा में कार्य करें और वनों के संरक्षण की दिशा में कार्य करें, ताकि अगर आने वाले भविष्य में ये प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कम से कम वो पानी का संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। सत्यवीर जी के पास जाएंगे। सत्यवीर जी, देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, पेयजल की समस्या आती है तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए, निपट पाना और लोगों को इसकी आपूर्ति कर पाना। क्या तैयार है सरकार इन सभी चीजों के लिए? हम नहीं चाहते कि ये सारी समस्याएं आए, लेकिन अगर जैसी स्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से ही रही तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हैं जो सामने आने वाली हैं, इनके लिए तैयारी कितनी की जा रही है? गरिमा जी, बैठकें की गई है, सभी जिलों को कहा गया है कि आपके यहाँ क्या स्थितियां है, शहरों में क्या स्थिति है, पहाड़ों में क्या स्थिति है, बस्तियों में क्या स्थिति है,
मैं तो नहीं चाहूंगा कि आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहे। गरिमा जी, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति बनी रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द अपने मेघ बरसाए और हम सभी इस स्थिति से निपटे। और हम सभी को जागरूक भी होना चाहिए कि भाई हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, अपनी जरूरतों को कैसे लिमिटाइज करना है। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में कुछ मौसम करवट लेगा और हम सभी की, यहीं पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो सभी चिंतित है कि भाई हमारी सभी चीजों पे। और एक पर्यटन की दूसरी एक बात, पर्यटन से जुड़ा हुआ ये राज्य है, एक हिमाचल और उत्तराखंड बहुत जुड़ा हुआ पर्यटन राज्य है। अब वास्तव में बहुत प्रतिकूल असर पड़े हैं इसके हमारी अभी यहाँ पर्यटन की दृष्टि से। मैं अपने जो जानकार है उनसे बातें करी, चाहे आपका मसूरी हो, चाहे अल्मोड़ा हो या नैनीताल हो, उस प्रकार का रश इस बार देखने को नहीं मिला कि भाई जब कि होटल फुल हो पाए या डेली होटल फुल हो पाए। आर्थिकी पे भी असर पड़ा है। तो ये मतलब मौसम आधारित पूरी गतिविधियों पे असर पड़ा है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में सुखद परिणाम देखेंगे। सरकार से जितना हो सकता है वो जन सहभागिता के माध्यम से पूर्ण रूप से करेगी। और आशा है कि जो हम अभी संकट का मौसम देख रहे हैं वो जल्द उससे बादल छटेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर जल्द ही ये बादल जो है वो छटेंगे और देखना होगा कि कितनी राहत जो है लोगों को वो मिल पाती है। और उम्मीद यही है कि देखिए किसानों की फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि किसानों के साथ अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जो आ जाएगी। और प्रदेश में किसानों की स्थिति अगर बदहाल होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। अंकित, मौसम विभाग भी क्योंकि लगातार अलग अलग अलर्ट्स दे रहा है देखिए, और वो भी इस चीज़ को जानने में लगा हुआ है कि आखिर बारिश बर्फबारी की क्या संभावना है। क्या आने वाले दिनों में कुछ वक्त के बाद ही ऐसी कोई संभावना नजर आई है जिससे राहत मिल सके? देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से गरिमा 16 जनवरी तक का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर घना कोहरा परेशान करेगा, इस तरीके की चिंता मौसम विभाग ने जताई है। और बारिश और बर्फबारी को लेकर के फिलहाल एक सप्ताह तक तो इस समय कोई भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने नहीं जताया है। आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ के चलते संभवतः कुछ एक बदलाव आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल की हम बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा परेशान करेगा। चाहे फिर वो हरिद्वार की बात करें, चाहे उधम सिंह नगर की बात करें या रुद्रपुर, जो तमाम अन्य जनपद हैं वहां पर घना कोहरा परेशान करेगा। और इसकी वजह से जो बिल्कुल यानी अभी भी समस्या जो है जो जस की तस नजर आ रही है। इंतजार उस वक्त का है जब राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, बारिश बर्फबारी ना होना एक बड़ी समस्या बना हुआ है और अगर ये समस्या ऐसे ही रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं, जहां पर घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और भाषा न समझ पाना पुलिस कारण बता रही है। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। गंगासागर जा रहे 4 साधुओं के साथ मारपीट और पालघर में साधुओं के साथ मारपीट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 12 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से ये बड़ा एक्शन, जहां पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बड़ा एक्शन लिया गया है। घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, गंगासागर जा रहे 4 साधुओं के साथ मारपीट, 12 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, गंगासागर जा रहे 4 श्रद्धालुओं के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, हालांकि 12 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साहब, हम तो यहाँ की बोली नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल वो मारपीट ही करने लगी। वहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर्स कोई था? अब ये तो हम तो कोई जानकारी नहीं, हमने फिर भी कहा पब्लिक से, उन्हें साहब कोई पुलिस के लिए बुला दो। अगर पुलिस 2 मिनट या 5 मिनट नहीं पहुंचती तो हमको जान से ही मार देती पब्लिक। तो आप कहाँ से आ रहे थे? हम बरेली से। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर पश्चिम बंगाल से खबर सामने आई, जहां पर साधुओं के साथ मारपीट की बात सामने आई है। और देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।